हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। तो दोस्तों, आज हम चुंबक एवं विद्युत चुंबक यानी कि मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आज जो है हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और इस PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, आज हम 17वां क्लास यानी कि 17th क्लास लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से, यानी कि मैग्नेटिज्म एवं विद्युत चुंबक यानी कि चुंबक एवं विद्युत चुंबक का आज का जो है पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आज का जो है आपका पहला क्वेश्चन है, एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर चल रहा है। ध्यान दीजिए, एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो कि उत्तर दिशा की ओर है में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी। देखिए दोस्तों, यहां पे बात की जा रही है धन आवेश जो कि ऊर्ध्वाधर की ऊपर चल रहा है ना, ऊपर की ओर चल रहा है। और जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो कि उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो बोल रहा है कि में प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस तरफ होगी, यानी कि बल की जो दिशा है वो आवेश पर किस तरफ होगी, है ना। क्या पूछ रहा है? आवेश की दिशा पूछ रहा है। अब आवेश बोले तो यहाँ पे धारा की दिशा। आप जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है? Q इक्वल टू IT होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू IT। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आवेश का यहाँ का मतलब है क्या चीज? धारा से मतलब है। ठीक है ना, यहाँ पे धारा को ही यहाँ पे आवेश बोला गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें समय से मल्टीप्लाई है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आवेश की दिशा, तो आप जानते हैं जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो दोस्तों देखिए, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है, फ्लेमिंग सॉरी ध्यान दीजिएगा इसको, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब देखिए, फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम, यानी कि देखिए हमारा जो बाएं हाथ है ये कौन सा है? ये वाला है ना, बाएं हाथ ये है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 उंगली की बात की जा रही है। 3 उंगली, अब तीनों उंगली क्या है? आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे सब जो है, देखिए सब तीनों जो है क्या है आपका? 90 डिग्री पे होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, ये जो उंगली है हमारा अंगूठा है, मैं यहाँ लिखता हूं अंगूठा, है ना, यानी कि थंब। ठीक है, उसके बाद किए क्या है? ये आपका तर्जनी, सेकंड है तर्जनी। क्या है? तर्जनी। और आपका अगला क्या है? मध्यमा। इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं हम, इंडेक्स फिंगर। और ये आपका है मध्यमा, मिडिल फिंगर। ध्यान दीजिएगा, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार से जो है हमारा बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये अंगूठा आपका, ये क्या है आपका? तर्जनी। और ये क्या है आपका? मध्यमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका थंब क्या दिखाता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में थंब आपका क्या दिखाता है? ठीक है, तो आपका जो थंब दिखाता है वो दिखाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। थंब क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब देखिए, थंब क्या दिखाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। और वहीं बात किया जाए तर्जनी का, तो दोस्तों तर्जनी, आप लोग बताइए, तर्जनी जो है क्या चीज दिखाता है? ठीक है, तो तर्जनी है वो आपको दिखाता है, वो क्या दिखाता है आपका? तर्जनी। तो वो तर्जनी जो कहलाता है वो आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, ये क्या है? तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और आपका अंगूठा क्या है? ये दिखाया बल की दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है? बल की दिशा दिखाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिखाता है आपका? बल की दिशा दिखाता है।
ये क्या दिखाता है, बल की दिशा, है ना। और ये क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा क्या है, धारा को दिखाता है, किस चीज को, धारा, प्रवाहित धारा को, यानी कि करंट को, है ना। क्या क्या दिखाता है, प्रवाहित करंट को। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है। अब आवेश ऊपर की ओर चल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, मध्यमा की बात कर रहा है। क्या किस चीज का बात कर रहा है, मध्यमा की बात कर रहा है। तो बताइए मध्यमा जो है अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मध्यमा जो है अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, आपका मध्यमा है, ये आपका क्या है, मध्यमा। अब ये मध्यमा ऊपर की ओर जा रहा है, देखना ये ऊपर की ओर, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऊपर की ओर है ना, ये ऊपर की ओर जा रहा है। और क्या दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि उत्तर दिशा में, आपका चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, उत्तर दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, यानी कि ये क्या है आपका, पूरब पश्चिम उत्तर और ये आपका दक्षिण, ये आपका दिशा हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसी दिशा पे क्या बोल रहा है कि एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चल रहा है, ऊपर की ओर चल रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में धन आवेश। और यह जब यह किसी चुंबकीय क्षेत्र जो कि उत्तर दिशा में, भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, आपका तर्जनी। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका जो ये तर्जनी है ऊपर की ओर है, ऐसे ऊपर की ओर है ना। ये अगर ऊपर की ओर है तब क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करता है तो बल की दिशा आवेश पर किस प्रकार होगी। और ये देखिए आवेश भी बोल रहा है कि एक धन आवेश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर धन आवेश ऊपर की ओर जा रहा है तो देखिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपका ये आवेश है। अब क्या बोल रहा है कि बल किस दिशा में होगी, बल पूछ रहा है किस दिशा में, अंगूठा का पूछ रहा है कि अंगूठा किस दिशा में होगी। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर ये आपका क्या है, ये तर्जनी है, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका है ऊपर जा रहा है ना। और ये क्या है, ये क्या है आपका, ये उत्तर की ओर जा रहा है, सॉरी ये क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये उत्तर की ओर जा रहा है ऊपर। और ये क्या है आपके मतलब कि ऊपर की ओर आ रहा है, उत्तर की ओर कौन सा जा रहा है, आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि तर्जनी। और जो मध्यमा है वो कहाँ जा रहा है, आपका ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, धन आवेश जा रहा है। तो अब ये अंगूठा जो है, देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, इधर, अंगूठा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये अंगूठा इधर जा रहा है, यानी कि देखिए इधर कौन सा है, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना। अब ये क्या है आपका मध्यमा जो है इधर सामने जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर, और ये उत्तर की ओर जा रहा है। तो हमारा अंगूठा जो है किस तरफ जा रहा है, पश्चिम की दिशा की ओर। तो अंगूठा हमारा क्या है, बल की दिशा पश्चिम की दिशा में, देख रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हैं ना, ये तो ये पश्चिम की दिशा है, ये क्या है पश्चिम की दिशा। तो अंगूठा कहाँ दिखा रहा है, बल की दिशा कहाँ दिखा रहा है, पश्चिम की दिशा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। ठीक है, बात समझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक परिनालिका से स्थिर धारा प्रवाहित होती है, अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक परिनालिका स्थिर, परिनालिका मतलब सोलेनॉइड, परिनालिका क्या होता है, सोलेनॉइड होता है, परिनालिका, परिनालिका। अब ऐसा मान लीजिए क्या कह रहा है कि एक परिनालिका मैं बनाता हूं, ठीक है, इस प्रकार से मैं एक परिनालिका बना दूं, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से हम जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो जानते हैं कि चुंबक से होकर के बाहर, चुंबक के बाहर क्या होता है, नॉर्थ से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, है ना। और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर, है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब जो क्या कह रहा है कि इस प्रकार की, अब देखिए एक परिनालिका के स्थिर धारा प्रवाहित होती है अगर एक कच्चे लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए। अब क्या कह रहा है कि ऐसे मान लीजिए कि एक परिनालिका है, इसमें जो है धारा प्रवाह हो रही है, तो इसमें इसका चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, यानी कि फ्लक्स निकल रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि बोल रहा है कि अगर कुंडली के रूप में डुबो दिया जाए क्या, कच्चे लोहे के गट्ठर को, अगर हम यहाँ पे कच्चे लोहे के गट्ठर को इसमें डाल दें, कच्चे लोहे के गट्ठर को, तो क्या हो जाएगा। अब जानते हैं कि लोहा क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, यानी कि लोहा जो है वो क्या होगा आपका, अब और उच्च इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा, क्षमता क्या हो जाएगा, इस चुंबक का उच्च हो जाएगा। तो जैसे ही उच्च होगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय, अब क्या बोल रहा है कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है पहले क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई,
जब यहाँ पे एक तो पहले से चुंबक काम कर रहा है परिनालिका जो है धारा प्रवाहित करने के बाद, अब इसमें हम जब लौह, यहाँ पे क्या चीज, लौह पदार्थ यानी लोहे के गट्ठर को कुंडली के रूप में इसमें डुबा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो चीज क्या हो जाएगा, और उसका मान बढ़ जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ेगा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 49 का ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अवरक्त जो किरणें होती है यानी कि इंफ्रारेड होती है, उसकी जो है तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा किसका होता है, अवरक्त किरण का होता है, यानी कि इंफ्रारेड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र है। अब बताइए यहाँ पे बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो जानते हैं आप लोग कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चुंबक लिया, ये नॉर्थ आ गया चुंबक का, ये साउथ है ना। अब ये जो है आपका निकल रहा है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, और अंदर जो है क्या चीज, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। अब क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, भाई ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अब ये दोनों मिला करके जो है आपका क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना। ये क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा, दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करता है, किस तरफ संकेत करता है, करती है या करता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी चुंबक होता है, जैसे मान लीजिए चुंबक है, तो ये जो चुंबक होता है इसका पोल होता है, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो ये हमेशा जो है अगर इसको लटकाएंगे ऐसे स्वतंत्र लटकाएंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण का ही हो जाता है। कैसा हो जाता है, उत्तर दक्षिण का हो जाता है। यानी कि चुंबकीय सुई किस तरफ, अब चुंबकीय जो उसका सुई होता है वो हमेशा उत्तर की ओर दिखाता है। किधर दिखाता है, उत्तर की ओर दिखाता है, यानी कि उत्तर और दक्षिण का वो जो है बिंदु पर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। सेम वही चीज, यही चीज देखिए, अब ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया इसमें है ना, जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल है ना, लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें क्या बताया था हमने, ठीक पश्चिम की ओर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है 0.6 गॉस है, तो उस स्थान पर ऊर्ध्व घटक क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो हमारा जो चुंबकीय गति है क्या है, 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री पे, तो नति कोण बराबर चुंबकीय गति, सॉरी ऊर्ध्व घटक, नति कोण बराबर ऊर्ध्व घटक बटे में आपका होता है आपका क्षैतिज घटक। क्या होता है, क्षैतिज घटक होता है। अब देखिए, ऊर्ध्व घटक बटे में क्षैतिज घटक होता है। नति कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। आइए क्या होता है, कभी नति कोण हम कॉस थीटा में लेते हैं ना, कॉस थीटा में होता है ना, कॉस थीटा होता है। अब देखिए कॉस थीटा यानी कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ क्या, कि कॉस 30 डिग्री इक्वल टू ऊर्ध्व घटक, मैं ऊर्ध्व घटक को मैं x मान लेता हूँ, अब बटे में क्षैतिज घटक कितना दिया हुआ है, 0.6 गॉस, 0.6 गॉस दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, जो अब cos 30 है इसका मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, तो जानते हैं कि cos 30 का मान जो है आपका 1 बाय अंडर रूट 3/2 होता है ना, अंडर रूट 3/2 होता है। क्या ये सही है, अंडर रूट 3/2, cos 30 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, अंडर रूट 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3/2 दिया है और ये 0.6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू कितना होता है, x इक्वल टू √3 का क्या होता है 1.5
732 होता है ना, 732 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 और यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 6 3 18 1 19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 42 42 1 45 और 6 कम 6 और 4 10 है ना, लगभग इतना ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 1.732 √3 का मान और यहाँ पे 0.6 है, तो देखिए 6 दूनी का 12 और 6 3 18 के 19 और 6 7 42 6 7 42 और 1 43 4 हासिल 6 कम 6 4 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 1 दशमलव है, अब यहाँ पे 3 1 4 तो 1 2 3 4 तो 1 दशमलव यहाँ पे इतना हो जाएगा 1.0392 क्या हो जाएगा गॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.6 इंटू, एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बटे में 2 भी है ना, ये भी चीज ध्यान देना है कि बटे में क्या दिया है 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बटे में 2 दिया हुआ तो इसमें 2 कर लीजिए यहाँ से, तो 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0. अब देखिए भाग दीजिए दे दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0.5 यानी कि 2 5 10 2 5 10 और यहाँ पे लगभग मतलब कि 0 पॉइंट कुछ आएगा 0.5 करके ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे फिर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से देखिए कुछ मिल ही नहीं रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे फार्मूला याद रखिएगा, ये नति कोण बराबर ऊर्ध्व घटक बटे में क्षैतिज घटक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है, तो छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण पूछ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एक जैसे मान लीजिए एक पाइप है ना, एक ऐसे पाइप है, क्या है एक पाइप हमने लिया है ना। अब बोल रहा है कि तांबे के एक बंद छल्ले, ये तांबा का ही एक बंद छल्ला हुआ है, मान लीजिए कि तांबे का है ना, किस चीज का है कॉपर का है, तांबे का है, ठीक है। बंद छल्ले क्षैतिज रूप में रखा गया है, ठीक है, मान लीजिए क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है। क्या होता है, मान लीजिए एक क्षण चुंबक मैंने यहाँ पे ऐसे अंदर ये जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है क्षण चुंबक जो है जा रहा है, क्या हो रहा है ये क्षण चुंबक जा रहा है अंदर। तो क्या कर रहा है कि छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये है तांबे का, ये क्या है चुंबक, जब किसी परिनालिका में से किसी परिनालिका या किसी तांबे के छल्ले में से अगर क्षण चुंबक को गिराया जाए तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एडी करंट का नाम सुने हैं ना, अभी कल मैं बताया था ना। तो अभी क्या आता है कि ये ऊपर की ओर फोर्स लगाता है और ये क्या है नीचे की तरफ लगाता है, तो जैसे ही वो नीचे आता है, ठीक है ना, जैसे ही भाई भंवर धारा ऊपर की तरफ और ये नीचे जा रहा है, तो दोनों क्या होता है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके लिए ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। अब क्या होता है कि दोनों क्या होता है, अब ये इसको धक्का देता है उसको धक्का देता है, वो धीरे धीरे आता है, फिर भी वो क्या आता है धीरे धीरे आता है। तो अब देखिए जब ये धीरे धीरे आता है यानी कि नीचे क्या आएगा धीरे धीरे गिरेगा, है ना। ये तांबे का है भाई, क्या है तांबे का है। आप देख रहिए अब क्या है कि छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से कोई भी वस्तु नीचे गिर जाते हैं, हम इसको डायरेक्टली नीचे गिराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये तांबे का है, ऊपर से ये क्या है चुंबक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका एक दूसरे को अपोज करेगा, है ना भाई, जाने को कहाँ अवरोध उत्पन्न करेगा, तो इसलिए वो धीरे धीरे हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वजन्य त्वरण से क्या हो जाएगा, इसका त्वरण क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वजन्य जो त्वरण होता है उससे क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए यानी कि 55 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए ध्यान दीजिए 56 विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है इसमें और दूसरा दो पॉइंट दिया है कि उनकी तरंग दैर्ध्य, है ना, यानी कि विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम के यानी कि उनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है बहुत छोटी है और यह 0.01 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम यानी कि 10 एंगस्ट्रम के बीच होती है। भाई 0.01 एंगस्ट्रम से क्या होती है 10 एंगस्ट्रम के बीच होती है। और दूसरा दिया है कि ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये तरंग जो देखिए जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम होता है यानी कि जो होता है तो उसका जो है तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है और ये कितना होता है लगभग 0.01 एंगस्ट्रम से क्या होता है 10 एंगस्ट्रम के बीच होती है। ठीक है ना। अब देखिए अब बोल रहा है कि वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा
पथ से विचलित नहीं किया जाता है। जो वह अच्छा ठीक है, देखिए विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल, पथ से जो है बिल्कुल नहीं विचलित किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त है। अब देखिए, अब ये बात कर रहा है किस चीज के लिए, तो ये जो चीज है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो आपका एक्सरे में होता है ना, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जो है एक्सरे में यूज किया जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 56 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 57 नंबर पे आते हैं। देखिए 57 नंबर पे, किसी बंद सतह और सतह के अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह का संबंध जो है किससे जो है किस नियम से वो स्थापित करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी बंद सतह, कोई बंद सतह है और उसके अंदर घेरे हुए शुद्ध आवेश, अगर उसके अंदर शुद्ध आवेश जो है शुद्ध आवेश द्वारा जो अभिवाह होता है उसका संबंध हमेशा जो है गॉस के नियम से होता है ना, कि गॉस का नियम स्थापित करता है। किसका नियम स्थापित करता है, गॉस का नियम स्थापित करता है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, गॉस का नियम स्थापित करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दो चुंबकों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है और दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान से तुलना करने पर होगा। क्या बोल रहा है कि दो चुंबकों के बीच की जो दूरी है वो आधी कर दी जाती है। दो चुंबक है, उसके बीच की दूरी मान लीजिए कि मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 हो गया, ठीक है। अब ये दूरी है, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये एल दूरी है। अब ये दूरी जो है आधी कर दी जाती है, दूरी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये L/2 हो जाएगा, ठीक है, L/2 हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों चुंबकों के बीच आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान से तुलना करने पर क्या होगा। तो आप जानते हैं जो फोर्स होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। दोनों के यानी कि मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। अब L/2 हो जाएगा इसका वर्ग, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, L/L²/4, यानी कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मूल मान से तुलना करने पर, उनके मूल मान से तुलना करने पर कितना हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, 59 नंबर दिया है कि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है। थोड़ा ठीक से हम इसको फिर से पढ़ते हैं कि एक चल कुंडलन में, यदि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है, तो ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है, बताइए ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब जैसे मान लीजिए कि एक परिनालिका मैं बना देता हूं, एक मान लीजिए कि ये परिनालिका है ना। अब यहाँ पे इसको ईएमएफ देते हैं, मान लीजिए करंट है यहाँ पे, सॉरी इसको हम जो है वोल्टेज स्रोत देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज स्रोत देते हैं। तो जैसे ही देंगे तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ भाई यहाँ से धारा जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि उसके बाद हम यहाँ पे एक चुंबक ले लिए, सॉरी यहाँ पे हम लौह पदार्थ ले लिए ना, चुंबकीय पदार्थ कोई ले लिए। तो जैसे ही हम इसको पास में लाएंगे, है ना, पास में ले जाएंगे, और इसको मान लीजिए कि इसको तो हम हटा नहीं सकते, इसी को अगल बगल करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर हम जहां परिवर्तन करेंगे, तो जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा कि देखिए, जो जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जब परिवर्तन करने के बाद उसमें क्या होता है कि धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। धारा पहले कैसे उत्पन्न होता है, पहले उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जैसे ही हम इसको और इसको दोनों को, यानी कि ये चुंबक को, ये नॉर्थ है ये साउथ है, जैसे ही हम आगे पीछे करते हैं यानी कि इसका परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो जाता है, आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और ईएमएफ के कारण क्या होता है, आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके विक्षेप को इसकी धारा का समानुपाती बनाने के लिए, यंत्र को सह तथा सुवाह्य बनाने के लिए, यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, यंत्र की यथार्थता को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 59 का जो है ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी? क्या बोलिए कि यदि कोई धारा वामवर्ती, वाम मतलब क्या, बायां साइड है ना, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में धारा प्रवाहित हो रही है, किस तरफ, लेफ्ट साइड में है ना, ये राइट भाई, ये राइट और ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी? लेफ्ट है तो आप लोग जानते हैं इधर क्या होता है हमेशा, ये नॉर्थ और ये क्या होता है साउथ। तो बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे फटाफट बताइए 60 का क्या सही हो जाएगा, 60 का क्या हो जाएगा? तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि कोई धारा वामवर्ती बायां साइड में, यानी कि वामवर्ती क्या बायां साइड में बाएं की दिशा में प्रवाहित होता है तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या हो जाएगी? भाई जैसे ही हम मान लीजिए कि ये चुंबक है ना, अब यहाँ से चुंबकीय बल दिखाए जाएंगी तो भाई यहाँ पे आके क्या हो रहा है, इसके लिए नजदीक ये हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो इसके लिए नजदीक ये हो जाएगा, यानी कि दक्षिण हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आप देखिए 61 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी हैं। तो बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगे ये कैसी है? तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे है आप बताइए क्या है, ज्यावक्रीय है, अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों है। तो बताइए 61 का क्या हो जाएगा? देखिए ये जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन प्रक्रिया से यही साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है क्या है, साइनसोइडल है, क्या है, साइनसोइडल है, यानी कि कैसे चलता है आपका, ऐसे चलता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे चलता है, साइनसोइडल वेव में चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि अस्थायी चुंबक का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? क्या बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक के द्वारा, अस्थायी चुंबक का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है कि बैटरीज यानी कि बैटरी उपकरण के द्वारा, प्रक्षेपिक पद्धति द्वारा, पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग से, या विभव मितीय पद्धति से। तो देखिए जो अस्थायी चुंबक का परीक्षण होता है वो जो होता है आपका, वो होता है आपका क्या होता है, प्रक्षेपिक पद्धति के द्वारा, किस चीज के द्वारा, प्रक्षेपिक पद्धति के द्वारा। ठीक है, जो अस्थायी चुंबक का जो परीक्षण होता है वो क्या होता है आपका, प्रक्षेपिक पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए यहां पे बात क्या कर रहा है, अस्थायी चुंबक। आप लोग जानते हैं ना कि अस्थायी चुंबक क्या होता है? देखिए एक होता है आपका अस्थायी, एक होता है क्या है, क्या होता है, एक अस्थायी और एक होता है अस्थायी, है ना। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रक्षेपिक पद्धति यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे अस्थायी चुंबक का। कभी भी अस्थायी चुंबक का जो परीक्षण होता है वो क्या होता है कि पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग से, किस चीज से, एक पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग से। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन इसको सी कर लीजिएगा, क्या चीज, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज बिल्कुल ध्यान देना है। अब अस्थाई में क्या होता है, अब इस अस्थाई में क्या होता है, अस्थाई में ये बात होता है कि जो अस्थाई चुंबक होता है उसको हम किस विधि से बनाते हैं, वो पारस्परिक प्रेरकत्व वाला विद्युत परिपथ से। और अस्थाई में क्या होता है कि भाई, अस्थाई में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई यहाँ पे लोहा है ना, कोई हम लौह पदार्थ लेते हैं, अब यहाँ से हम इसको हम एक लोहे का एक क्या है हमारा, ये परिनाल का हमने बना दिया है ना। अब इसमें यहाँ से हम अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो एक ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगेंगी। तब देखिए जब तक धारा प्रवाहित हो रहा है तब तक तो ये चुंबक का तरह काम कर रहा है, और धारा ही जैसे प्रवाहित बंद हो गया तो ये क्या हो गया, चुंबक, मतलब कि चुंबक का ये जो है काम बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ के प्रयोग से जो है अस्थायी चुंबक का परीक्षण कराया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरक गुणांक 5 हेनरी है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ठीक है, क्या बोला है कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का मान क्या होगा?
ईएमएफ का मान पूछ रहा है, चलिए बताइए। चलिए देखते हैं हम। देखिए ई बराबर क्या होता है, एम बराबर ई एम डी आई बाई डी टी, है ना। आप लोग जानते हैं कि v इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना। v इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और आप जानते हैं कि q इक्वल टू आई टी होता है ना, q इक्वल टू आई टी होता है। ये फार्मूला आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, वैसे ही जो है हमारा जब पूछा है कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरक गुणांक जो है आपका 5 हेनरी है। कितना दिया हुआ है, 5 हेनरी। तो बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर है, तो भाई धारा का मान कितना दिया है, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आई के जगह पे हम क्या रख लेंगे, 5 एम्पियर कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, 5 एम्पियर कर लेंगे। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10⁻³ सेकंड दिया हुआ है। भाई हमारा धारा का मान यहाँ पे और ये टाइम दे दिया है ना। अब देखिए अब क्या दिया है आपका, इंडक्शन कॉइल का अन्य 5 हेनरी दिया हुआ है। तो जब 5 हेनरी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एम का मान यहाँ पे हम 5 हेनरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 5 हेनरी कर लेंगे। तो यहाँ पे ई बराबर क्या निकलेगा, 5 × 5 ये 25 हो जाएगा, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25,000 हो जाएगा, 25,000 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किसी प्रेरण कुंडली के चक्करों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दोगुने कर दिए जाते हैं तो इसका स्वप्रेरकत्व तो हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी प्रेरण कुंडली के चक्करों की संख्या यानी कि टर्नों की संख्या क्या कर दिया रहा है, चक्करों की संख्या जो है आपका, चक्करों की संख्या और क्रोड की लंबाई दोनों ही दोगुने कर दिए जा रहे हैं। भाई जो चक्कर की संख्या और क्रोड की लंबाई है दोनों ही दोगुना कर दिया जाए तो इसका जो है स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। अब देखिए प्रेरण जो है कुंडली के चक्करों की संख्या बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला है आपका L बराबर μ0 μr, L बराबर μ0 यानी कि μ0 और μr है ना, और n क्या हो जाएगा आपका, n क्या है, टर्नों की संख्या है। n क्या है, टर्नों की संख्या है। टर्न मतलब क्या होता है, टर्नों की संख्या है ना, टर्नों की संख्या है। और ये आपका क्षेत्रफल है। अब बटे में क्या, l यानी कि लंबाई। अब बताइए अब जो पूछ रहा है क्या यहाँ पे कि किसी प्रेरण कुंडली के चक्करों की संख्या, अब चक्करों की संख्या क्या है भाई, n है। तो अगर हम इसको जो देखेंगे तो हम n का डबल यानी कि देखिए मान लीजिए कि n है तो बोल रहा है कि इसको दोगुना कर देते हैं। यहाँ पर इसको दोगुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है कि लंबाई को भी दोगुने कर दिया, ये l है। अब यहाँ पे मैं इसको दोगुना कर दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 है ना। अब ये क्या है आपका 2 आ गया यहाँ पे, अगर इसका वैल्यू रखेंगे 2 तो अब यहाँ पे l क्या हो जाएगा भाई, अब l जो है आपका समानुपाती किसका हो जाएगा, क्या है आपका टर्नों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या किसके समानुपाती हो जाएगा, l जो है n के समानुपाती हो जाएगा। तो बताइए जब आपका यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे जब टर्नों की संख्या 2 गुना हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 64 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। अबे क्या बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, देखिए मैं पहले ही बताया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में आपका तर्जनी जो है किसको दिखाता है। तो फटाफट बताइए तर्जनी जो है किसको दिखाता है। तो जानते हैं कि तर्जनी जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। तर्जनी किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, यानी कि इंडेक्स फिंगर किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है ना। ठीक है, और बल किसको दिखाता है, बल की दिशा, बल की दिशा जो है आपको अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। ठीक है, अब मध्यमा धारा को दिखाता है ना, प्रवाहित धारा को दिखाता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, किसी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपका जो है आपका तर्जनी अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। एक विद्युत वाहक बल यानी कि एक ईएमएफ जो है स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। और कैसे होता है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। जब कुंडली से जुड़कर फ्लक्स प्रवृत्ति हो,
जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स स्थित हो, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता हो, ठीक है, और फ्लक्स को काटता हो, उपर्युक्त में से सभी। तो बताइए 66 का जो है क्या आंसर सही हो जाएगा? 66 का फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? तो 66 का आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब कुंडली से जुड़ करके फ्लक्स परिवर्तित हो, जब कुंडली से जुड़ करके क्या हो, फ्लक्स जो है फ्लक्स का क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है, तब क्या होता है आपका एक विद्युत वाहक बल जो है स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है ना भाई। अभी मैंने बताया ना कि जैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई सोलेनॉइड है ना, और यहाँ पे एक चुंबक है, अब जैसे ही हम इसको आगे पीछे करेंगे, है ना, जैसे ही हम आगे पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय बल रखा है, इससे क्या होता है आपका फ्लक्स जो है परिवर्तन होगा। जैसे ही जब फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा आपका एक विद्युत वाहक बल यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, ये नियम होगा ना, नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के कारण प्रेरित धारा की दिशा को, धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को। तो बताइए 67 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो 67 का वो हो जाएगा, वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या चीज? कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति, है ना, चालक ले जाने वाली यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को, धारा के गति की दिशा को यहाँ पे हम निकालते हैं किस चीज से? आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कर करके, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ध्यान दीजिएगा जो विद्युत चुंबक में जो क्रोड के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो होता है मृदु लोहा का। किस चीज का आपका होता है? मृदु लोहा का होता है, ठीक है। किस चीज का होता है आपका? मृदु लोहा का होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? भाई ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए चुंबक है, ना, ये क्या है? नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है। अगर हम कितनाओं भी तोड़ेंगे, कई भाग करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एक ये टूट गया और एक यहाँ पे ये टूट गया, है ना। तो चुंबक का जब भी तोड़ेंगे तो फिर से वो क्या हो जाता है? नॉर्थ और साउथ दो यहाँ पे पोल बन जाते हैं, है ना। तो देखिए चुंबक को कितना हो तोड़ा जाए तो उसका एक क्या हो जाता है? वो नॉर्थ और साउथ दोबारा से बन जाए, एक चुंबकीय होता है ना, चुंबक का भाग एक चुंबकीय बनेगा, है ना। तो उसका जब कोई भी चुंबक जानते हैं कि उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं वो क्या होती हैं? नॉर्थ से निकल करके बाहर की तरफ हम जो है साउथ की तरफ निकलता है, और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका कि प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का अंतिम सवाल पे आते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे जो है अंतिम सवाल दिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन जो है जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? बताइए 70 का क्या होगा? फटाफट बताइए। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जब गुजरता है तो क्या होता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होती। इसका वेग अति उच्च हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वेग और ऊर्जा बढ़ जाता है? ऊर्जा और वेग बिल्कुल नहीं बढ़ता है, बल्कि वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी और एनर्जी है वो क्या रहता है? नियत रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी तक हमने इसको आपका इस चैप्टर को चलाया, उसके बाद जो है हम लोग अब अगले दिन जो है अगले चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है आप लोगों को पूरा जो है इस चैप्टर का 70 क्वेश्चन करा दिया गया, ठीक है। मैग्नेटिज्म का लेकर के जो है 70 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो है अगले दिन नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक लेके आप लोग देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।